हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, 31वीं बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा 2020 में सबको पता है कि 278 लोगों को डिस्क्वालीफाई करके बाहर कर दिया गया है, जो कि कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता इसको, क्योंकि कहीं ना कहीं योग्यता पर कुठाराघात किया जा रहा है कमीशन में बैठे हुए लोगों के द्वारा। अब इसमें सवाल ये उठता है कि आखिर इसके लिए मेन जिम्मेदार कौन है। तो इसमें दोस्तों, अगर हम बात करें हाई कोर्ट की, या बात के हाई कोर्ट के जज की, कम से कम हाई कोर्ट के एक जज वहाँ पर उपस्थित रहते हैं, ठीक, इंटरव्यू बोर्ड में रहते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें सरकार की, तो सरकार नियुक्त करने के बाद किसी भी वहाँ पर जो आयोग के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, सरकार उसके बाद निगरानी नहीं कर पाती है। तो ऐसी दशा में जो वहाँ पर बैठे लोग हैं, कुछ वह अपनी मनमानी भी कहीं ना कहीं से कर लेते हैं। ऐसी दशा में एक आयोग गठित हुई थी जिससे इस अन्याय को रोका जा सके कि बीपीएससी में, इसमें न्यायिक परीक्षा में जो 35% जो मिनिमम मार्क्स लाने की जो बात इस समय लागू की गई है, तो सेठी आयोग एक है जिसका गठन किया गया था। इसने इस पर अपनी राय दी थी कि क्या 35% अंक लाना जरूरी है या नहीं जरूरी है। आयोग की और एक बात बताएंगे इस वीडियो में कि आयोग की नियमावली क्या कहती है, इसमें कब संशोधन हुआ। तो दोस्तों, जो मैं आपको इसमें न्यूज़ दूंगा वो मैंने रिसर्च नहीं किया है, एक मित्र ने हमको टेलीग्राम पर भेजा था, उन्होंने अपना रिसर्च किया था, हमसे रिक्वेस्ट किया कि सर इसको आप, इस पर भी आप वीडियो बनाइए जो भी है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बोल दिया कि मैंने उस पर रिसर्च नहीं किया, मैंने उसको कहीं से ढूंढा नहीं है, उन्होंने रिसर्च की थी, उन्होंने उसको ढूंढी थी। तो जैसा भी होगा वो उनकी अपनी है, बस मैं आप तक ये बात पहुंचाता हूं, आप क्रॉस चेकिंग कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि सेठी आयोग का गठन किस उद्देश्य के लिए हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर, तो ये देखिए 2 नंबर इस पर जो है आपका, इसको हम अगर जूम करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ, यहाँ पर देख सकते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ 2002, ठीक, सुप्रीम कोर्ट का यह है, एसएससी के मामले में न्यायमूर्ति सेठी आयोग की सिफारिशों को स्वीकारते हुए साक्षात्कार यानी मौखिक परीक्षा में न्यूनतम अंक हासिल करने की आवश्यकता को अनदेखा करते हुए लिखित परीक्षा के साथ साथ साक्षात्कार में कुल मिलाकर अपेक्षित अंक हासिल करने वाले उम्मीदवारों को नियुक्त की पेशकश करने की दिशा में निर्देश जारी किए थे। अब देखिए, मैंने उस केस का जिक्र किया। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए मौजूदा वैधानिक नियमों में संशोधन किए जाने की भी बात कही। बिहार सिविल सेवा न्यायिक शाखा भर्ती नियम 1955 के नियम 15 उपनियम सी ने शुरू में यह प्रावधान किया था कि साक्षात्कार यानी मौखिक परीक्षा में कोई अर्हक अंक नहीं होंगे, लेकिन 2014 में एक संशोधन के माध्यम से उन्होंने इस प्रावधान को बदल दिया था, जो इस प्रकार है। 15C मौखिक यानी साक्षात्कार परीक्षा के लिए 35% का अंक का अर्हक अंक होगा, लेकिन इसी नियम 15 में दिनांक 28/12/2016 को, अब आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे संशोधन हुआ। यहाँ पर देख सकते हैं कि नियम इसका 15 जो है, इसके जो इसमें है दिनांक 28/12 यानी 28 अगस्त 2016 को सरकार द्वारा बिहार सरकार के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से पुनः संशोधित किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पुनः संशोधित किया गया। बिहार सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में प्रासंगिक उद्धरण निम्नलिखित हैं। मौजूदा नियम 15 को इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा। किससे प्रतिस्थापित किया जाएगा? उच्च न्यायालय के पास आयोग के परामर्श से लिखित परीक्षा में किसी या सभी विषयों में अर्हक अंक निर्धारित करने का विवेक होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए किसको दिया जा रहा है जिम्मेदारी। यहाँ पर दिया जा रहा है कि उच्च न्यायालय के पास, किसके पास? उच्च न्यायालय के पास आयोग के परामर्श से, ठीक, आयोग के परामर्श यानी कि उच्च न्यायालय जो आयोग से परामर्श करेगा और उसको लिखित परीक्षा में किसी या सभी विषयों में अर्हक अंक निर्धारित करने का विवेक होगा। किसको होगा? उच्च न्यायालय को होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि सरकार कहीं कहीं क्या होता है कि न्यायालय के आगे कहीं ना कहीं उसका नहीं चलता है। तो ऐसी दशा में यहाँ पर उच्च न्यायालय प्रभावी दिख रहा है। आगे देखिए क्या कहा गया है। सभी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के संबंध में महिलाओं और ऑर्थोपेडिक रूप में विकलांग श्रेणी के उम्मीदवारों के संबंध में प्रत्येक सिद्धांत विषय में न्यूनतम योग्यता अंकों में 5% अंकों की और सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की तुलना में 5% कम अंकों की छूट दी जाएगी। अब यहाँ पर देखिए जो प्रश्न उठता है कि यहाँ पर जैसे विकलांग श्रेणी के उम्मीदवारों के संबंध में प्रत्येक सिद्धांत विषय में न्यूनतम योग्यता अंकों में 5% अंकों की, और अब जैसे जो भी डिसेबल पर्सन है उनको जो है, जो उनकी सामान्य कट ऑफ गई है, मान लीजिए जो सामान्य कट ऑफ गई है उससे उनको 5% छूट देने की बात इसमें किया गया था, जो संशोधन हुआ। आगे फिर भी कहा गया कि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की तुलना में 5% कम अंकों की छूट दी जाएगी। किसको? जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, ठीक। अब इसमें दोस्तों अब ये बात उठती है कि अगर 35% अंक है मान लीजिए, तो यहाँ पर जो 35% मिनिमम का चार्ज लगाया गया है, यानी मिनिमम का जो रखा गया क्राइटेरिया, यह सभी पर लागू है। वह चाहे यूआर कैटेगरी का हो, चाहे ईडब्ल्यूएस का हो, चाहे बीसी का हो, चाहे ईबीसी का हो, या एससी हो,
या एसटी हो या डिसेबल पर्सन हो, कोई भी A to Z सबके लिए 35% मार्क इन्होंने रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो 35% मार्क इन्होंने सबके लिए रखा है, तो यह कहीं ना कहीं उस नियम का कहीं ना कहीं उल्लंघन कर रहा है। ये जो नियमावली रखी गई है यहाँ पर, जो संशोधन करके प्रतिस्थापित की गई है, उसका यह सीधा सीधा वायलेशन कर रहा है। आगे देखते हैं। ज्ञात हो कि 31वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगी परीक्षा 2020 में कई ऐसे सामान्य श्रेणी और आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हैं जिनके अपेक्षित अंक आयोग द्वारा निर्धारित आवश्यक कटऑफ से भी कहीं अधिक हैं, परंतु बावजूद इसके ये उम्मीदवार अर्हता प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उन्हें साक्षात्कार यानी मौखिक परीक्षा में 35% अंक से कम अंक दे दिए गए। साक्षात्कार यानी मौखिक परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए स्कोरिंग मानदंड के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। अतः जिन मानदंडों पर उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया गया है उनका स्पष्ट खुलासा न करना भी नैसर्गिक न्याय के नियमों का उल्लंघन है। साथ ही यह साक्षात्कार यानी मौखिक परीक्षा की पूरी मूल्यांकन प्रक्रिया को पूर्ण रूप से मनमाना बनाता है। बिना किसी उपचारात्मक प्रावधान के मनमाना मूल्यांकन भाग 3 यानी कि जो फंडामेंटल राइट है के तहत संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। उम्मीदवारों के अपेक्षित अंक आयोग द्वारा निर्धारित फाइनल कट ऑफ से भी अधिक होने के बावजूद उन्हें साक्षात्कार में कुल 100 में से 35 अंक से भी कम देकर अयोग्य करार देना यह मानने का उचित आधार है कि यह साक्षात्कार परीक्षकों यानी मूल्यांकनकर्ताओं के पूर्ण विवेक पर निर्भर एक मनमानी, गैर समान और गैर समन्वित मूल्यांकन योजना है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कई वीडियो में बताया था कि 80 कैटेगरी में मैंने बताया था कि एक लोग हैं उनका 68 नंबर कट ऑफ से अधिक था, एक थे उनका 72 नंबर कट ऑफ से अधिक था, जबकि इसमें अगर 15 नंबर मिला देते तो इनका 87 नंबर हो जाता था। टोटल अगर 35 उनको मिनिमम 35 इनको 20 दिया गया था जिनका 72 नंबर अधिक था, और इनको 30 नंबर दिया था। इनको अगर 5 इनमें प्लस कर दें तो इनका हो जाता था 68 और 5 73 नंबर इनका हो जाता था। तो इस हिसाब से ऐसे एससी कैटेगरी के कई से कैंडिडेट थे, ईबीसी की कैटेगरी के थे कई कैंडिडेट इसमें, जिनके इस तरीके से मतलब अंतिम कट ऑफ से ज़्यादा होने के बावजूद भी उन्हें साक्षात्कार में 35% अंक ना देने की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो यह पूरी जो प्रक्रिया कहीं ना कहीं मनमाना पूर्ण लग रहा है। और जो अभी हमने ऊपर बताया आपको, जो नियम में संशोधन किया गया है कि 5% जो इस तरीके से डिसेबल पर्सन है, महिलाएं हैं या आरक्षित कैटेगरी के जो लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं यानी आरक्षित कैटेगरी की जो हम बात करते हैं तो यानी कि हम बात करते हैं तो EWS, EBC, BC, SC, ST जितने भी लोग हैं, महिलाएं जितनी भी रिजर्व कैटेगरी की चीज़ें हैं, माने लोग हैं कैंडिडेट, उनको सबको कम से कम 5% का छूट देना चाहिए। तो दोस्तों, ये रहा आगे और देखते हैं आप इन्होंने क्या अपना जो किया, इन्होंने अपना रिसर्च उसमें क्या इन्होंने बताया है। इन्होंने कहा कि आयोग की रिपोर्ट ने चयन एवं मूल्यांकन प्रक्रिया साक्षात्कार मौखिक परीक्षा संबंधित पैटर्न और प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है। छठा, संघ लोक सेवा। इनका कहना है कि संघ लोक सेवा आयोग भी भारतीय प्रशासनिक सेवा के पद के लिए उम्मीदवारों का साक्षात्कार आयोजित करके चयन करता है, जो लगभग आधे घंटे के लिए निर्धारित है। यानी कि एक व्यक्ति का जो वहाँ साक्षात्कार होता है यूपीएससी में, वो आधे घंटे तक चलता है। कहने का तात्पर्य है कि एक दिन में 11 से 12 उम्मीदवारों का साक्षात्कार भारत का सबसे बड़ा आयोग संपन्न कराता है, यानी सबसे बड़ा आयोग यानी यूपीएससी। जबकि बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के साक्षात्कार के संदर्भ में यह संख्या एक दिन में 60 हो जाती है। महज एक दिन में 60 उम्मीदवारों का संतोषजनक मौखिक परीक्षा, वो भी 4 घंटे में संपन्न करा लेना कहाँ तक तर्कसंगत प्रतीत होता है। ऐसे साक्षात्कारों में किया गया मूल्यांकन उम्मीदवार के व्यक्तित्व के सही माप को सही ढंग से नहीं दर्शाता है। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं ये बात सही भी है कि अगर आप एक दिन में 60 कैंडिडेट को अगर आप एक बोर्ड में बुलाते हैं और वो भी आप कितना 10 बजे के बाद शुरू करते हैं, 10 बजे के बाद स्टार्ट नहीं हो पाता, एक आध घंटा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चला जाता है, फिर लंच में चला जाता है, सब मिला जुला के आपका 4-5 घंटे होता है। अब उसमें से आप 60 बच्चों को बुलाए हैं तो एक बच्चे पर कितना टाइम दे पाते होंगे वहाँ के जो एग्जामिनर हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यूपीएससी में जहाँ 25 से 30 मिनट तक दिया जाता है, वहीं बिहार लोक सेवा आयोग में 5 से 10 मिनट से ज़्यादा किसी को इंटरव्यू में नहीं टाइम दिया जाता है। अब 5-10 मिनट में किसी का मूल्यांकन, पर्सनालिटी मूल्यांकन कैसे आप कर लेते हैं, यह समझ से परे विषय है। तो इसमें आप मान के चलिए, इसमें हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी भी निगरानी में मिली भगत पूरी चलती है। हाई कोर्ट भले ही अपने आप को ये बताए कि वो न्याय के लिए ही बैठा है, लेकिन दोस्तों जहाँ पर आप आँख बंद करते हैं वहीं से अन्याय शुरू होता है। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की भी मिली भगत है कमीशन के साथ साथ, जो कमीशन में लोग बैठे हुए हैं। अब इसमें ये जान लीजिए कि अगर जिस छात्र का जिसका अगर कट ऑफ से ज़्यादा अंक है और उसको साक्षात्कार में डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, तो ये पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि पूरा बायसनेस हो रहा है और इसमें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से धांधली की जा रही है। ऐसे बहुत से आपको छात्र मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस एग्ज़ाम में पूरा रिजल्ट कभी ये लोग डिक्लेयर नहीं करते हैं कि पूरा पारदर्शिता के साथ कि आपका मेंस में कितना नंबर है, सब्जेक्ट सभी लड़कों का कोई भी देख ले, PDF इनको जारी करना चाहिए जो सेलेक्ट हुए कि मेंस में आपका किन किन विषयों में कितना, जैसे आपका जो भी विषय हैं उसमें कितना कितना नंबर है, प्लस आपका इंटरव्यू में कितना नंबर है। ये सबका पारदर्शी तरीके से एक PDF इनको जारी करना चाहिए, जिससे पता चल पाए कि किसको इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन दिया गया। आपको तो मान लीजिए बहुत से लोगों को 20 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर, 33 नंबर, 34 नंबर देकर डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। तो इसकी आड़ में यह भी मान लीजिए कि 100 नंबर का अगर इंटरव्यू है तो बहुत से लोगों को इसमें 75 नंबर दिया जा रहा होगा, 60 नंबर दिया जा रहा है, 65 नंबर दिया जा
जा रहा है, 70 नंबर दिया जा रहा है। तो ये जो नंबर दिया जा रहा है ये उनको कहीं ना कहीं गलत तरीके से अंदर करने के लिए भी ये दिया जाता है नंबर। वहीं जिनको नहीं लेना है उसको 20 नंबर, 22 नंबर, 25 नंबर, 27 नंबर, 28 नंबर, 33 नंबर, 34 नंबर, उसको इस तरीके से 30 नंबर, उसको इस तरीके से कम नंबर दे करके उसको बाहर किया जाता है। तो यह दोस्तों बहुत ही बड़े लेवल की धांधली होती है और यह मेरा अपना मानना है कि इंटरव्यू जो होता है वह इसीलिए रखा ही जाता है कि कुछ लोगों का वर्चस्व कायम रहे। आप इस विद्यालयों में देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सीधी भर्ती होती है वहाँ पर आप देख लेंगे कि जितने भी प्रोफेसर हैं उनके कोई भी लड़का ऐसा नहीं होगा कि जो प्रोफेसर ना बन सके। हम आप भले ही गरीब परिवार के कितने भी टैलेंटेड हैं, हमको आपको बहुत ही बिरले मौका मिलता है। हमारे आपके बीच से उन्हीं लोगों को मौका मिलता है जो सिस्टम में बहुत अच्छी जिनकी पकड़ हो या जिनके पास पकड़ के साथ 25-30 लाख रुपये जिनकी जेब में है उन्हीं लोगों को मिलता है। नहीं तो प्रोफेसर के लड़कों को ही जॉब मिलता है। ये किसी से छुपा नहीं है, इसको हर कोई जानता है। एलिगेशन भले ही ना कोई लगाए लेकिन यह एकदम अंतिम सत्य है। अब यह कोई कहे कि इसको जातिवाद के एंगल से अगर देखना हो तो जातिवाद के एंगल से भी अगर देखेंगे तो जिस भी जाति के लोग प्रोफेसर हैं, क्या उस जाति के सभी लड़कों को, क्या उस जाति के गरीब छात्रों को भी वहाँ मौका, क्या उस जाति के प्रोफेसर देंगे? कतई नहीं देंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जातिवाद के जो इनका मोह माया जाल है उसमें बिल्कुल अंधे मत होइए, क्योंकि यहाँ पर एक लड़ाई चल रही है। यहाँ गरीब और अमीर की लड़ाई चल रही है। जो सिस्टम है वो जो सिस्टम के बाहर उनके बीच की लड़ाई है। यहाँ और ऐसी कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि सभी जातियों में ऐसे गरीब लोग हैं जो पीड़ित हैं। ऐसी कोई जाति नहीं है कि जिसमें सभी को न्याय मिल सकता हो। लेकिन बात ये होती है कि अब देखना ये होता है कि सिस्टम में कौन सबसे ज़्यादा जातिवाद करता है, जातिवाद का फ़ायदा सबसे ज़्यादा किसको मिलता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा और मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जाएं। हाई कोर्ट में मेरा अपना मानना है कि वहाँ कुछ नहीं मिलना है, क्योंकि हाई कोर्ट का एक जज ऑलरेडी उस बोर्ड में बैठता है। ऐसी दशा में उसमें कोई भी सुनवाई आपके पक्ष में नहीं आनी है। सुप्रीम कोर्ट से ही जो होना है वो होगा। और आप एक मांग ये भी कर सकते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अगला जो भी एग्जाम हो उसका इंटरव्यू हो, सबकी रिकॉर्डिंग रखी रहे और उसको भी सार्वजनिक किया जाए। इस तरीके की आप डिमांड कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों वीडियो, आपको जैसा भी लगे आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।